अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं इस वक्त अपने ही इलाके के पार्क में और मौसम बड़ा अच्छा था। सोचा है कि यहाँ बैठा जाए, मौसम को भी इंजॉय किया जाए और आज गपशप लगाई जाए अपने एक पाकिस्तानी भाई के साथ जो कि यहाँ पर काफ़ी अर्सा से इस्तांबुल में मौजूद हैं और इनकी जो है वो बातें सुनी जाए, इन्फॉर्मेशन ली जाए जो कि आप लोग के साथ डेफिनेटली शेयर करके मुझे खुशी भी होगी और उसका आपको फ़ायदा भी होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताएँ, बैकग्राउंड बताएँ डिटेल के साथ ज़रा। मेरा नाम साद है। मैं बेसिकली पाकिस्तान में अटक से हूँ और टर्की में 7 साल से हूँ। मैं एज अ स्टूडेंट इधर रह रहा हूँ। मैं 2014 में आया था इधर स्कॉलरशिप पे और मैंने बैचलर्स की डिग्री भी इधर से की है, उसके बाद मास्टर्स की है और अब मैंने पीएचडी स्टार्ट की है। पाकिस्तान से जब आप आए थे तो आप स्टूडेंट वीज़ा पर आए थे, स्कॉलरशिप पर आए थे? जी, मैं स्कॉलरशिप पे आया था। पाकिस्तान से टेस्ट दिया और उसकी बेस पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और उस स्कॉलरशिप की बेस पे हमें वीज़े के लिए एम्बेसी ने बुलाया और उसके बाद इंटरव्यू हुआ हमारा और पाकिस्तान से फिर डायरेक्टली। अच्छा, अक्सर ये स्टूडेंट हज़रात ख़ास तौर पर स्टूडेंट के लिए कि जो लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ से, उसका थोड़ा सा बताइए क्या तरीक़ाकार है? उसका प्रोसेस ये है कि फरवरी में आती हैं स्कॉलरशिप्स, इनकी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स तुर्की बुर्सलारी के नाम से। ठीक, टर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी आप लिखें गूगल पे सर्च करें तो वो भी डायरेक्टली आ जाती है साइट इनकी। फरवरी में जो है वो उधर स्टार्ट होती है एप्लीकेशंस। आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे सबमिट कराते हैं। अगर कोई आपके पास टेस्ट है, आइल्स है, जीआरई है तो उसकी बेसिस पे जो है वो ज़्यादा अच्छी स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। अगर नहीं भी है तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मास्टर्स वगैरह के लिए जो है वो CGPA आपका बैचलर्स का, उसके अलावा आपको एक मोटिवेशनल लेटर बनाना पड़ता है, उसके अलावा जो है रिसर्च प्रपोज़ल बनाना पड़ता है और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रिसर्च प्रपोज़ल है आपका कि आप किस वजह से जाना चाह रहे हैं, आप उधर क्या करेंगे, आपने टर्की को क्यों सिलेक्ट किया और डिग्री में जो है आप क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ पे आप रिसर्च करना चाहते हैं या आप क्या पढ़ना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपको एक प्रॉपर लेटर बनाना होता है। वो आपसे क्वेश्चंस कुछ करते हैं उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में। वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसको जो है आप टाइम लेके अच्छे तरीके से उसको लिखें उसमें, तो स्कॉलरशिप के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए। ये ख़ासकर माली तौर पे मतलब ये लोग आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। इसमें कोई यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस नहीं होती और उसके अलावा ये आपको रहने की जगह भी देते हैं। ये आपकी पहले अगर आपकी डिग्री जो है टर्किश लैंग्वेज में है तो ये आपको टर्किश लैंग्वेज का कोर्स भी कराते हैं फ्री में और उसके अलावा आपको फ्री करवाते हैं? फ्री, सब कुछ फ्री है इसमें। मंथली जो है ये आपको स्टिपेंड भी देते हैं। उसमें मतलब डिपेंड करता है कि आप बैचलर्स की डिग्री में हैं, मास्टर्स में हैं या PhD में हैं। स्कॉलरशिप्स हैं 1000 लिरा मिलते हैं बैचलर्स में, मास्टर्स में मतलब 1000 से 2000 के दरमियान जो है ये स्टिपेंड देते हैं आपको मंथली। ठीक, आपका ये सारा प्रोसीजर हुआ सेम ऐसे? जी, मेरा ये सारा प्रोसीजर 2014 को आप इस्तांबुल आ गया। 2014 में सितंबर में मैं इस्तांबुल आया और मैंने इधर से इस्तांबुल से ही टर्किश लैंग्वेज की। अच्छा, थोड़ा यहाँ पर जब आप वहाँ से आए पाकिस्तान से तो वीज़ा फ़ीस और डॉक्यूमेंटेशन की प्रिपरेशन के जो पैसे वगैरह वो किस यूनिवर्सिटी ने चार्ज किए, खुद से आपने दिया, सब कुछ खर्चा किया? इसमें जो है हमें किसी तरह की बैंक स्टेटमेंट की या किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमें जस्ट जो है वो अपना पासपोर्ट और ये इस तरह की चीज़ों की हमें ज़रूरत थी। जस्ट पासपोर्ट और प्रोफाइल की। बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए? बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए होती इसमें। अगर आपकी स्कॉलरशिप है तो आप स्कॉलरशिप का लेटर आपका वो होता है, मतलब एम्बेसी को पता होता है कि ये बंदा ये स्कॉलर है, तो वो उस आपसे कोई इस तरह की चीज़ भी नहीं मांगते। आपने जो है डायरेक्टली जाना है एम्बेसी में और इंटरव्यू होगा आपका उधर एम्बेसी में और उसके बाद वो आपको इंटरव्यू में क्या पूछते हैं वो? इंटरव्यू में मतलब स्कॉलरशिप से रिलेटेड ही कि मतलब आप क्यों जाना चाह रहे हैं, आप उसके बाद क्या करेंगे, आप उसके बाद टर्की रहना चाह रहे हैं या आप अपने कंट्री में आके सर्व करेंगे, इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। मतलब उधर जो है वो आपकी प्रोफाइल को चेक कर रहे होते हैं कि एलिजिबल है कि नहीं है बंदा, उस लिहाज से। वो इंटरव्यू इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, टर्किश लैंग्वेज में? इंटरव्यू इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, टर्किश में नहीं होता, या इंग्लिश लैंग्वेज में होता है और काफ़ी दफ़ा जो है वो उर्दू में भी हो जाता है अगर ट्रांसलेटर उधर बैठा हो तो। अच्छा, और ये इंटरव्यू किस जगह पर होता है? इस्लामाबाद में होता है कि इसके अलावा कहीं और शहर में भी? इस्लामाबाद एम्बेसी में होता है।
ओवरऑल द पाकिस्तान अगर किसी ने स्कॉलरशिप तरक्की के लिए करना है तो उसका इंटरव्यू इस्लामाबाद में होगा? पहले जो है हमारे टाइम पे ये इस्लामाबाद में होता था सिर्फ, लेकिन अब जो है वो सुनने में ये आ रहा है कि दूसरी जो कॉन्सुलेट्स हैं इनकी, कराची हो गया, लाहौर या दूसरे सिटीज़ में भी अब इंटरव्यू लेते हैं। मोस्टली जो है वो भी अभी भी जो है इस्लामाबाद में ही होते हैं इंटरव्यूज़। इंटरव्यू के लिए क्या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट टाइप इस तरह कुछ करना पड़ता है या फिज़िकली जाना पड़ता है फाइल? आपको इनकी मेल आती है, उसके बाद जो है आप फिज़िकली जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। नहीं, मेल भी तो खुद करनी होती है कि यूनिवर्सिटी आपका सारा? यूनिवर्सिटी मतलब ये है कि इसमें यूनिवर्सिटी भी नहीं, इनकी जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट आपके लिए सब कुछ कर रही होती है। टर्किश गवर्नमेंट जो है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एम्बेसी को भेजती है। एम्बेसी को सारा पता होता है कि मतलब इन स्टूडेंट्स ने जाना है, तो आपके लिए वो लोग मतलब आपको मेल करते हैं इधर से, मतलब यूनिवर्सिटी करती है या ये जो स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग मैसेज करते हैं आपको या ईमेल करते हैं। उस ईमेल की बेस पे आपको इंटरव्यू का टाइम बताते हैं या जो भी हो, वो आप उसके अकॉर्डिंगली जाते हैं और इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद प्रोसेस तरह से इसमें 100% चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के? वीज़ा के इसमें 100% चांसेस हैं। मतलब अगर आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है तो गवर्नमेंट आपको वीज़ा 100% देगी। कोई ऐसा होता है जिसमें रिजेक्शन नहीं होती कभी भी? कोई ऐसा होता है कि बंदा इंटरव्यू में लेट्स सपोज कंफ्यूज हो गया, कोई प्रॉपर आंसर नहीं कर सका रेलिवेंट टू द क्वेश्चन, तो उसमें उनको डाउट हो कि यार ये बंदा ठीक नहीं लग रहा, तो इस तरह 19-20 का होगा वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं कि नहीं? बिल्कुल। आपकी जब स्कॉलरशिप जो है 100% अगर आपकी एक्सेप्टेड हो गई है कि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो उसके बाद ये रिजेक्शन नहीं होती। उससे पहले मतलब इंटरव्यू जो है ये आपकी स्कॉलरशिप फाइनल होने से पहले इंटरव्यू होता है। इस इंटरव्यू में वो आपसे मतलब आप उस टाइम पे चेक कर रहे होते हैं कि मतलब आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो इस इंटरव्यू के बाद जो है वो आपको बताते हैं कि आपकी हो गई है स्कॉलरशिप, और उसके बाद आपको वीज़ा देते हैं। वीज़ा फिर बहुत इजीली मिल जाता है। ठीक। अच्छा, आपने भी सेम प्रोसेस किया और 2014 में आप तुर्की के शहर इस्तांबुल में आ गए। यहाँ किस यूनिवर्सिटी में आपका हुआ? यहाँ पे इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में, जो सर गवर्नमेंट की है? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट की इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इस यूनिवर्सिटी का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। टर्किश लैंग्वेज सीखी, टीचर्स टर्किश थे, हमें कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो इंग्लिश में भी हमारी हेल्प करते थे। स्टार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारा कुछ ठीक हो गया। अच्छा, लैंग्वेज का आपने जिक्र किया, ये लैंग्वेज फ्री सिखाई? लैंग्वेज, और इसका ड्यूरेशन कितना था? ड्यूरेशन 1 साल था लैंग्वेज का। A1 A2 इस तरह इसके लेवल्स होते हैं, A1 A2, फिर B1 है, फिर B2 है, C1 है, फिर C2 है। मतलब मोस्टली C1 तक ही होती है। आसानी से हो गया? तो आसानी से हो गया। आसानी से कैसे हुआ? आपके मतलब आपको वो बुक्स होती हैं प्रॉपर इनकी, आपको आपके लेक्चर्स होते हैं। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट में जो है लेक्चर्स आपके सुबह 8 से 12 तक, फिर 12 से 1 तक ब्रेक होती है, फिर 1 से लेकर 4 तक आपके फिर लेक्चर्स हैं। तो आप लगातार उसी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, तो वो आपकी काफ़ी आसानी हो जाती है। फिर उसके कुछ अर्से के बाद जो है ये आपसे प्रैक्टिकल भी कराना स्टार्ट कर देते हैं। आपको इधर उधर लेके जाते हैं, होटल्स वगैरह में ले गए या इस तरह की किसी चीज़ पे रिसेप्शनिस्ट से बात करनी, इससे बात करनी, क्या बातें करनी है, वो सारा कुछ ये लोग सिखाते हैं। नहीं, प्रैक्टिकली। और टर्किश इंग्लिश टू टर्की सिखाई, टर्किश टू टर्की सिखाई? टर्किश टू टर्किश सिखाई। तो ज़रा सही बताइएगा, आपको समझ आ जाता था? स्टार्ट में तो बिल्कुल नहीं समझ आती थी, उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई। स्टार्ट में जो है वो तस्वीरों से हमें बता देते कि ये इसका ये मतलब है, ये मतलब है। तो स्टार्ट में डिफ़िकल्टी थी काफ़ी। जिस तरह हम लोग सीखते हैं कि पाकिस्तान में इंग्लिश वगैरह बुक्स पढ़ाई थी, उसका ट्रांसलेट उर्दू में करके हमें बताया जाता है कि ऐसे, तो हमें जल्दी समझ आता है। यहाँ टर्किश टू टर्किश, इसलिए आपको प्रॉब्लम हुई? हाँ, स्टार्ट में इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन ये है कि इनका ये मानना है टर्किश लोगों का या किसी भी जो लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो कहते हैं कि हम जो लैंग्वेज है उसको उसी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा आसानी से हो जाएगी, क्योंकि बच्चे पे वो बर्डन, ट्रांसलेशन का बर्डन ताकि ना पड़े, वो डायरेक्टली जो है उसी लैंग्वेज से सीखे उस नई लैंग्वेज को। अच्छा, तो फिर हमारे मतलब टीचर्स को भी ऐसे मोस्टली इस तरह के टीचर्स थे जिनको इंग्लिश आती ही नहीं थी, क्योंकि वो लैंग्वेज के कोर्सेज में इस तरह के ही टीचर्स को रखते हैं कि जो ताकि बिल्कुल आपसे इंग्लिश में बात ही ना करें। जब आप मजबूर होंगे वहाँ पे टर्किश में बात करने पे, मतलब इंटरनेशनल लोग हैं वहाँ पे, हर कोई डिफरेंट लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो मतलब एक दूसरे की बात किसी को समझ नहीं आती, तो सब ने जो है मजबूरन इंग्लिश में बात करनी है। आपने अब टीचर को जो भी बात समझानी है आपने टर्किश में समझानी है। आप उसके लिए ट्रांसलेटर यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, तो वो चीज़ें फिर आपके जहन में रह जाती हैं कि मतलब इसका ये मतलब था, मैंने उससे ये बात करनी तो मैंने ये बात इस तरह की। और उसके अलावा जो है वर्क बुक्स होती हैं इनकी। वर्क बुक पे ये है कि आप मतलब A1 लेवल में जो स्टार्ट होते हैं बेसिक के लिए आपको पहले अल्फ़ाबेट से पढ़ाते हैं, उनको किस तरह पढ़ते हैं ये वो, और उसके बाद वो जो वर्क बुक्स हैं उन पे आप प्रैक्टिस करते हैं वो लिखने की, मतलब आप उन चीज़ों
चीज़ों को दोबारा लिखते हैं, ये वो, फिर आपके टीचर्स जो हैं वो उसको चेक करते हैं, आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं इसकी। और इस आपने भी सेम ये सारा प्रोसेस। 1 साल लग गया आपको? 1 साल लगा, मतलब उसके बाद इसका ड्यूरेशन है ही 1 साल। उसके बाद ये आपकी जब लैंग्वेज हो जाती है कंप्लीट, उसके बाद आपका टेस्ट होता है। उस टेस्ट में जो है आपकी रीडिंग, लिसनिंग और सारे जो हैं राइटिंग सब कुछ वो होता है। उसके बाद आपसे वो इंटरव्यू भी करते हैं उसका, और उसके बाद जो है वो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। अगर वो आप पास करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपको देते हैं। मतलब अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको C1 मिल जाता है, अबव 90 है तो आपको C1 मिल जाता है। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो डिफरेंट होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 90 से अबव C1 है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 85 से अबव C1 है, और मतलब आपके 90 से अबव है आपको C1 मिल रहा है, आपके 80 से अबव है आपको B2 मिल रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो B2 भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, और कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ C1 ही एक्सेप्ट करती हैं। तो C1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना आपके पास ज़रूरी है कुछ यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, आपने ये सब किया, उसके बाद फर्दर स्कॉलरशिप के उसके बाद भी फिर उसके बाद जो है हमने यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी होती है। तो यूनिवर्सिटी मैंने उसके बाद स्टार्ट की। स्टार्ट में जो है थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई। मेरी यूनिवर्सिटी इंग्लिश में है, बेसिकली डिग्री मेरी इंग्लिश में है, लेकिन हमारे 2 सब्जेक्ट्स थे उस टाइम पे, टर्किश लैंग्वेज का और टर्किश तारीख़ हिस्ट्री जो है इनकी। तो उन 2 सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम हुआ स्टार्ट में, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों से बातचीत करके तो टर्किश थोड़ी इम्प्रूव हुई, तो वो भी हो गया मसला हल। और उसके बाद 4 साल की डिग्री थी बैचलर्स की, वो 4 साल में कंप्लीट हुई। और उसके बाद मैंने दोबारा इसी तरह से मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर दिया। टर्की के अंदर उसी यूनिवर्सिटी में। अच्छा, उसके बाद जो है मास्टर्स की डिग्री मेरी, मास्टर्स कंटिन्यू किया, रिसर्च वर्क था मास्टर्स का वो किया। उसके बाद अभी ही करीबन ही मेरा कोई मतलब इसी साल में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद मैंने PhD के लिए एप्लीकेशन दी। PhD मैंने स्टार्ट किया है अभी। तो साथ में जो है वो जॉब्स वगैरह भी मतलब कोई हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं इस तरह, मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, या टीचर्स हमें कुछ बता देते हैं, या टीचर्स के रेफरेंसेस से। अभी भी मैं UN के कुछ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ, मतलब जॉब है उसमें। तो जॉब से याद आया, अब जॉब की बात कर लेते हैं। तुर्की के अंदर काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू रब्ता करते हैं, जी जॉब का बता दें इस्तांबुल में, डॉलर मिल जाएंगे। अक्सर लोग बताते हैं, यूट्यूब पे हम देखते हैं कुछ लोग बताते हैं बड़ी नौकरियां, बड़ी भरमार है ये वो। आप तकरीबन आगे 8 साल आपको इधर हो गया, आपने मुझे थोड़ा सा बताएं इधर वाकई तुर्की में जॉब है तो किस लेवल की है, और अगर है लेवल भी अच्छा है तो सैलरी कितनी है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ज़रा थोड़ा सा यंगस्टर को ज़रा आप बता दें ज़रा। जॉब इधर बेसिकली नहीं है, मतलब अगर कोई यंग आ रहे हैं तो उनके लिए जॉब्स इधर बहुत ही कम है। हाँ, अगर इस तरह के अगर आप एज अ स्टूडेंट आए हैं और आपने इधर से डिग्री ली है, इधर की यूनिवर्सिटी की डिग्री है आपके पास, और आपको लैंग्वेज परफेक्ट आती है, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। आप जॉब मतलब लीगली आप तब जॉब कर सकते हैं। फिर आपका वर्क परमिट होता है, वर्क परमिट की बेस पर आप जॉब करते हैं, लेकिन जॉब की रेशो जो है वो बहुत ही कम है। मतलब इंटरनेशनल लोगों को यहाँ पे वो जॉब्स मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और उसके अलावा जो मतलब टूरिस्ट वीज़े पे आके जो जॉब स्टार्ट करते हैं इस तरह, वो उनको सैलरी मिलती है 2000 लिरा, मैक्सिमम 2500 लिरा मिल जाती है, जो कि पाकिस्तानी 40,000 भी नहीं बनता। तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है मतलब इधर है कि। और ड्यूटी जो है ये लोग कराते हैं आपसे 12 घंटे की ड्यूटी है। उसमें जो है आपने खड़े रहना है, खड़े रह के काम करना है, मुश्किल काम करना है। उसके बाद ही फिर पे के इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, मतलब आपको पे बहुत कम मिल रही है। कुछ जगहों पे ये भी होता है कि आपको पे नहीं मिलती। अब वो कहते हैं वो कि आपने इधर ही काम करना है, अगर आप इधर से छोड़ेंगे तो हम आपको जो आपकी पहले वाली पे है वो हम नहीं देंगे। तो मजबूरन कुछ लोगों को फिर ज़्यादा टाइम इधर काम करना पड़ जाता है। और ऑफिस जॉब मिल जाती ईजीली? ऑफ़िस जॉब यहाँ पे मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे ऑफ़िस जॉब के लिए एक तो आपका एक्सपीरियंस होना भी मस्ट है, उसके बाद आपको तुर्किश लैंग्वेज आना भी मस्ट है, और मतलब मेनली जो चीज़ है वो आपका जॉब एक्सपीरियंस और ये चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद भी ऑफ़िस जॉब में भी यहाँ पे पेज़ नहीं है आपकी स्टार्टिंग में, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ यहाँ पे पेज़ आपकी कम है टर्की में। नहीं, कुल मिला के ये कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जॉब बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बस एज़ अ टूरिस्ट आप आएँ, घूमें फिरें और पाकिस्तान जाएं, या फिर ये है कि किसी और कंट्री में जाएं,
या एज अ टूरिस्ट या फिर जो है आप एज अ स्टूडेंट अगर आना चाहें तो स्टूडेंट के लिए इधर बहुत अच्छी स्टूडेंट से मुझे याद है जो स्कॉलरशिप पर यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा ये बता दें कि उनको माहाना वजीफ़ा कितना मिलता है? महाना वजीफ़ा 1000 से 2000 लिरा के दरमियान जो है महाना वजीफ़ा मिलता है डिग्री की बेस पे। मतलब आपकी बैचलर्स है तो थोड़ा कम होगा, मास्टर्स है तो थोड़ा ज़्यादा, तो PhD है तो उसमें जो है आपको 2000 तक मिलता है। और उसमें उसके स्टूडेंट का अलावा गुजारा हो जाता है? स्टूडेंट का गुजारा हो जाता है क्योंकि आपको उसके अलावा जो है रिहाइश मिल रही होती है इनकी तरफ से, खाना पीना आपको इनकी तरफ से मिल रहा होता है, और मतलब यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस आपकी नहीं है, फ़ीसेस भी वो गवर्नमेंट पे कर रही होती है, तो इस तरह। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा लास्ट में बिज़नेस के हवाले थोड़ा सा, आप इतना सा यहाँ पर रहे हैं, काफ़ी लोग कहते हैं जी कि इस्तांबुल जाना है, वहाँ बिज़नेस कारोबार करना है और बड़ा स्कोप है इधर इस्तांबुल में। थोड़ा इस हवाले से बताएं कि जो फॉरेनर्स हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तानी हजरात हैं जिनका बड़ा शौक़ है यहाँ पर आना और बिज़नेस करना, क्या उनको आना चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए? बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी भी इधर कम ही है क्योंकि इधर की जो गवर्नमेंट है वो इतना उस चीज़ में आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती, फॉरेनर्स को सपोर्ट नहीं करती इस चीज़ में। मतलब आपने अगर इधर बिज़नेस करना है तो आपको वर्क परमिट की ज़रूरत है। वर्क परमिट लेने के लिए आपने जो है 5 तुर्किश लोगों को इधर जॉब देनी है, उनके आपने टैक्सेस पे करने हैं, वो सारा कुछ जो है वो आपने करना है। उसके बाद आप एक बंदे का, एक फॉरेनर का मतलब आप अपना वर्क परमिट ले सकते हैं। आप अगर उधर अपने साथ किसी और पाकिस्तानी को रखना चाहते हैं तो फिर आपने 5 और तुर्किश लोगों को उधर जॉब देनी है, उसके बाद आप वर्क परमिट दूसरे बंदे का निकाल सकते हैं। एक पाकिस्तानी या एक फॉरेनर के बदले 5 टर्किश लोग और 2 फॉरेनर को रखने मतलब 10 तुर्के रखने पड़ेंगे, और उनके टैक्सेस भी हर महीने लगते, टैक्सेस भी देने हैं। कितना टैक्स एक बंदे का? टैक्स जो है टर्किश लोगों का 300 से 400 लिरा होता है मंथली, और टैक्स के अलावा उनकी पे है जो मिनिमम इधर वेजेस हैं वो आपको देनी पड़ती हैं। टर्किश लोग जो है उससे कम पे जॉब नहीं करते। 300-400 लिरा आपने का देना होता है। अब मैंने तो सुना है कि उनका 1000 हो गया हुआ है। नहीं, वो जो 1000 है वो फॉरेनर्स का है। 1100 से 1600 के दरमियान जो है फॉरेनर्स का टैक्स होता है। टैक्स नहीं होता असल में, वो हेल्थ इंश्योरेंस होती है। हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके बाद जो है वो पैसे आपके जमा होते रहते हैं, वो आपको जिस बंदे के हो रहे हैं वो उसको आफ्टर 60 जो है वो उसको मिलते हैं वापस वो पैसे एज अ पेंशन या वो कैसे। चलिए, अच्छा बिज़नेस की बात करें। उसके अलावा बिज़नेस में ये है कि यहाँ पे लोगों मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह का बिज़नेस है, चल रहा है वो, लेकिन वो भी लीगली जो है बहुत कम उसमें चल रहा है। मतलब उधर भी जो है वो काम करने वाले कोई स्टूडेंट्स कोई इस तरह हैं जो कि स्टूडेंट वीज़ा पे काम कर रहे हैं, जो कि मेनली इलीगल है। अगर आपको यहाँ पे आके ज़ब्ता वाले या इनकी जो पुलिस है वो अगर आपको पकड़ती है तो आपको डायरेक्टली डिपोर्ट कर सकती है। TRC वाले भी जॉब नहीं कर सकते। TRC मतलब जो नॉर्मल इनका रेजिडेंस परमिट है जो मोस्टली लोगों के पास इधर वही है, उस पर आपको जॉब अलाउड नहीं है। मतलब लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें यह कि आपको जब भी आप पकड़े गए तो उस दिन वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं और दोबारा वीज़ा मिलना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। आप अगर इधर आप जॉब करना चाह रहे हैं तो वर्क परमिट लेना जो है वो ज़रूरी है, और वर्क परमिट भी है फॉरेनर्स का काफ़ी रिजेक्ट होता है। वो भी बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मिलता है। फॉरेनर्स का वर्क परमिट रिजेक्ट होता है। उसमें यह है कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं अगर वहाँ पे जो है फॉरेनर की वो अगर प्रॉपरली शो करेंगे इधर हमें फॉरेनर की ही ज़रूरत है, यहाँ पे कोई टर्किश बंदा काम ये वाला काम टर्किश बंदा नहीं कर सकता। जॉब इधर आपको मतलब मेनली इस तरह की चीज़ों में मिलेगी जिसमें जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलनी है, आपने ट्रांसलेशन करनी है, या आप प्रॉपर्टी का कोई काम है पाकिस्तान से अगर कस्टमर्स आ रहे हैं उनके साथ डील करने का, और उसके अलावा यहाँ पे हाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑफिसेज़ हैं या कंपनीज़ हैं जो बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, उनमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के उसमें जो है आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन वो भी चांसेस 5% समथिंग है। अच्छा, कुछ लोग आते हैं जी 50-60 लाख रुपया पाकिस्तान लेके हम यहाँ बिज़नेस करने आ रहे हैं, वो इतने में हो जाता है बिज़नेस? इतने में छोटे लेवल पे बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है आपका वर्क परमिट उस पर भी रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप उतने इस इन्वेस्टमेंट में बिज़नेस जो है वो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि आप 5 तुर्किश लोगों को इतनी इन्वेस्टमेंट में नहीं रख सकते। आप इतनी इन्वेस्टमेंट में मतलब उनसे क्या काम कराएंगे? तो किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए फॉरेनर्स को, पाकिस्तानी खास तौर पर? फॉरेनर्स का बेसिकली जो है वो इधर काम अभी तक तो इसमें ही चल रहा है, टूरिज़म से रिलेटेड रेस्टोरेंट्स वगैरह का काम है, लेकिन रेस्टोरेंट्स भी अब इधर इतने ज़्यादा बन चुके हैं पाकिस्तानी के, वो उनका भी तकरीबन अभी डाउन ही चल रहा है। अब तो फ़िलहाल तो कोरोना की वजह से भी थोड़ा डाउन है रेस्टोरेंट का काम। और दूसरा इधर पाकिस्तानियों
की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपका पाकिस्तानी जो बिज़नेस है या जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है वो इधर चल सके। हमने सुना है कि ये अगर कोई पाकिस्तानी किसी ने स्टोर खोला है, कोई खाने पीने की दुकान यहाँ पर खोली हुई है, तो तुर्किश लोग वहाँ आके सामान नहीं लेते, वो अपने तुर्किश लोगों के पास जाते हैं, चाहे वो दूर ही क्यों ना दुकान उसके। क्या वाकई आपने देखा है इतने सालों में? जी बिल्कुल, इधर ऐसा ही है, क्योंकि पाकिस्तानी जो स्टोर्स हैं उन पे मोस्टली पाकिस्तानी ही चीज़ें होती हैं, टर्किश चीज़ें एक तो नहीं होती, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि ये लोग थोड़े से जो है नेशनलिज़म है इधर टर्की में, तो ये लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपने किसी बंदे से जाके अपनी चीज़ें ख़रीदें। तो कारोबार कैसे चले? कारोबार इसी वजह से इधर जो है वो प्रॉब्लम है, कारोबार इधर इस तरह के। आपने कितने लोगों को यहाँ कारोबार करते हुए देखा है और बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं पाकिस्तानी इधर देखा है? पाकिस्तानी इधर बहुत ही कम लोग हैं जो इधर 10, 15, 20 सालों से जो रह रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो कि कामयाब हैं, वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में। कुछ रेस्टोरेंट के बिज़नेस में भी कुछ लोग कामयाब थे, लेकिन अब जो है वो रेस्टोरेंट भी बहुत ज़्यादा बन गया, तो इस वजह से वो उनका बिज़नेस भी थोड़ा डाउन हो गया फ़िलहाल। तो बिज़नेस का इधर फ़िलहाल जो है वो कुछ नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट इधर से अच्छी हो सकती है अगर उससे रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन है, और लैंग्वेज उसमें भी फिर मस्ट है आपके लिए कि वो आप अगर कर रहे हैं तो उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन ये वो सारा कुछ इतना ज़्यादा है कि वो इनके गवर्नमेंट के इदारों में हर जगह आपको बार बार जाना आना, तो उसमें भी फिर आपका टाइम लगता है। उसके लिए आप कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं और उस पर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको कितने तकरीबन साल हो गए इधर? मुझे 7 साल मेरे कंप्लीट हो गए हैं। आपने नेशनलिटी क्यों नहीं अभी तक ली? नेशनलिटी का इधर का ये रूल है कि पाकिस्तान के साथ डुअल नेशनलिटी नहीं है। डुअल नेशनलिटी हो तो फिर हम ले सकते हैं, अगर हम इधर की नेशनलिटी लेते हैं तो हमें पाकिस्तानी पासपोर्ट वापस करना पड़ता है। वो बोलते हैं जी वो ओवरसीज़ कार्ड बन जाता है, उस बेस पर आप पाकिस्तान आ जा सकते हैं, ये ठीक है बात? जी ये बात है, पहले तो थी, लेकिन अभी का मुझे इस बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ओवरसीज़ कार्ड का ये था कि 10 साल के लिए आपको ओवरसीज़ कार्ड मिलता है, लेकिन आप इसमें कुछ आपके नेशनलिटी की पाकिस्तान में कुछ हकूक़ होते हैं जो कि सिर्फ नेशनल्स ही उनको अवेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जॉब हो गई, यूनिवर्सिटीज़ की जॉब्स हो गई, या कुछ और इस तरह के, या प्रॉपर्टी लेते हुए प्रॉब्लम्स होना, वो फॉरनर को एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो अपने मुल्क का जो है पासपोर्ट देना भी वो आसान नहीं है उस लिहाज से, तो इसमें सबसे बड़ा मसला यही है। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि जल्दी जो है वो डुअल नेशनलिटी वाला रूल आ जाएगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह। ये तो सारे पिछले 5-6 साल सुन रहे हैं, हुआ तो कुछ नहीं। बिल्कुल, ये अभी 2 साल पहले तकरीबन मुआहिदा भी इस पर बात हुई है दोबारा से, तो अभी तक तो मतलब रुकावट किधर से? पाकिस्तान से की रुकावट पाकिस्तान की तरफ से है। वो क्यों? पाकिस्तान उसके बारे में मुझे नहीं है पता कि पाकिस्तान की तरफ से किस वजह से है, लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ के साथ है पाकिस्तान की डुअल नेशनलिटी, लेकिन टर्की के साथ पता नहीं ना किस वजह से। पहले मुआहिदा हुआ है, उसके बाद फिर रुका है, फिर दोबारा अभी ये बात हुई है, उसके बाद फिर अभी तक रुका हुआ है। तो अच्छा ये बताइए, आपने ज़्यादा पाकिस्तानी यहाँ पर लीगल देखे या इलीगल देखे? यहाँ पे पाकिस्तानी ज़्यादातर इलीगल हैं जो कि ईरान के रास्ते से आते हैं, और मेरा काम भी यूएन में मतलब इससे रिलेटेड ही है, तो इनसे मिलना, ये वो, इनसे इंटरव्यू लेना और मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो ये लोग बहुत ही मुश्किल हालात में इधर रहते हैं, इनको उधर ख्वाब दिखाई देंगे इधर ये इस तरह जॉब्स हैं, ये है वो है, इधर कोई जॉब नहीं है, इधर आप फैक्ट्रियों में ज़लील होते हैं बहुत ज़्यादा। सुबह से लेके शाम तक आप काम करते हैं, 12 घंटे, 12 क्या बल्कि 14-16 घंटे भी आपसे ये काम कराते हैं, और आपको पे बहुत ही कम देते हैं। इधर की जो मिनिमम वेज है वो उससे भी आधे आपको पे कर रहे होते हैं, 1800-2000 लिरा। उस 1800 या 2000 लिरा में से आपकी बचत जो है वो मैक्सिमम 1000 लिरा आप कर लेंगे। उस 1000 लिरा में से भी आपको भेजना भी, इलीगल बंदा भेज भी नहीं सकता इधर, वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो भी आपको वापस भेजना भी डिफ़िकल्ट होता है। उसके अलावा यहाँ पे जो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, काफ़ी दफ़ा वहाँ पे आपको पे देते ही नहीं हैं, कि आप इलीगल हैं, आप कुछ कर भी नहीं सकते लीगली उसके अगेंस्ट। पे ना देना, आपसे मज़दूर की तरह काम, ज़्यादा देर काम करवाना, बुरे तरीके से आपसे बात करना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। दूसरा जो है जो इलीगल लोग हैं उनको घर मिलने की भी इधर बहुत प्रॉब्लम होती है। एक घर में जो है वो लोग एक कमरे में बल्कि 10-10, 15-15, 20-20 बंदे भी रह रहे होते हैं नीचे बिछा के, और मुश्किल हालात में रह रहे होते हैं। पुलिस भी हेल्प उनकी इतनी नहीं करती, डिपोर्ट फिल कभी कर देते हैं, कभी नहीं भी करते, लेकिन यह कि आते हुए भी बहुत उनके साथ प्रॉब्लम्स होते हैं। आते हुए पैसे उनसे छीन लेना, मारना, बहुत लोगों की डेथ हो जाती है रास्ते में आते हुए।
तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। और टर्की का वीज़ा बहुत इजीली मिल जाता है, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। आप इजीली जो है इधर का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें, आप एज अ टूरिस्ट इधर आएँ, आप देखें कुछ अगर इधर हो सकता है तो आप इस तरह भी देख के जा सकते हैं। बहुत सारे इलीगली लोग आते हैं और फिर वो वापस जाते हैं, फिर वापस जाना भी उनके लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने सेम रास्ते से वापस जाना है, तो रास्ते में फिर से उन्होंने यही प्रॉब्लम्स फेस करनी है। उनको लोग मारेंगे, उनको बिठाएंगे, खाना उनको नहीं होगा, पानी नहीं देंगे। रास्ते में आते हुए फॉर एग्जांपल लोगों के साथ ये तक होता है कि वो पानी का एक घूंट जो है वो उन्हें 20-20, 30-30 लिरा में बेच रहे होते हैं। एक घूंट वो पानी का देते हैं उनको अपनी बोतल से, पानी क्योंकि नहीं होता रास्ते में आते हुए, तो वो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। भूख से लोगों के बुरा हाल हो जाता है, लोग कोई रास्ते में लोगों आपका चूँकि करीब पर्सनल रह चुके आप रिपोर्ट तैयार करते हैं जीवन के लिए, इसलिए आपको जी बेटर इस हवाले से पता। एक एक घूंट 20-20 लीरा का वो आपको दे रहे होते हैं उस टाइम पे, कि जब आप ऐसी जगहों से गुज़र रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल इधर उधर कोई दुकान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो रोकते भी नहीं हैं। रास्ते में जो है आते हुए टेररिस्ट अटैक्स भी होते हैं, डिफरेंट लोग भी अटैक करते हैं, फायरिंग होती है। बहुत से लोग जो गाड़ियों के पीछे बैठे हुए होते हैं वो उनकी गोलियां लगती हैं, डेथ्स हो जाती हैं काफ़ी। तो ये चीज़ मतलब नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। इसकी वजह से जो है पाकिस्तानी इधर बहुत ज़्यादा बदनाम है और इलीगल को इधर कोई इज़्ज़त नहीं मिलती। लोग जो हैं वो नफ़रत करते हैं, टर्किश लोग भी, और वो इधर बिल्कुल भी रहना उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अच्छा, पाकिस्तानी इलीगल हैं और भी नेशनलिटी के लोग आए हैं इलीगल? ज़्यादा इलीगल जो हैं पाकिस्तान से हैं, उसके अलावा अफ़गानिस्तान से हैं कुछ लोग। बाकी कंट्रीज से नहीं है इतने ज़्यादा इलीगल लोग। बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो वीज़ा लेके ही आते हैं, क्योंकि वीज़ा पॉलिसी जो है इनकी पहले कुछ अर्सा पहले थोड़ी सख्त थी, लेकिन अब इनकी वीज़ा पॉलिसी नरम है, तो हर कोई आसानी से वीज़ा लेके, बल्कि आप जो उसमें आप पे करते हैं एज आ इलीगल, आप बहुत ज़्यादा उसमें पे करते हैं। आप अगर वीज़ा खुद से लें तो आपको बहुत ही कम उसमें आपको पे करना पड़ेगा, आप इजीली वीज़ा ले सकते हैं। स्टूडेंट्स को यहाँ पर स्टडी के लिए तुर्की आना चाहिए या यूरोप उनके लिए बेस्ट है? यूरोप भी जाएं, लेकिन टर्की भी एजुकेशन के लिहाज से टर्की भी अच्छी जगह है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। उसके अलावा जो मास्टर्स या पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो आना चाहें तो उनके लिए प्रोजेक्ट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं। इनका टू बी टॉक के प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, उसमें आप टीचर को मोटिवेशन लेटर लिखते हैं अपना कि मैं एक्सेप्टेंस के लिए आप मेल करते हैं टीचर को। टीचर आपकी एक्सेप्ट अगर कर ले तो वो आपको स्कॉलरशिप मंथली जो है 2000 लिरा या 2500 लिरा डायरेक्टली वो स्कॉलरशिप भी देते हैं। गवर्नमेंट के अलावा स्कॉलरशिप के अलावा जैसे वैसे ही को मास्टर या डिग्री लेने के लिए आ रहा है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट में जी, स्कॉलरशिप पर नहीं आ रहा, तो उस वाले से आना चाहिए। और ये बताएं कि साथ में उनको जॉब यहाँ मिल जाती है स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट को भी जॉब यहाँ पे नहीं मिलती। जब आप स्टार्ट में आते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलती जब तक आपके पास टर्किश लैंग्वेज नहीं है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आना भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि फ़ीसेस उनकी काफ़ी ज़्यादा हैं टर्की में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। तो टर्की में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस कम हैं। आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आएँ, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रैंकिंग अच्छी है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ हैं काफ़ी। आप इधर से यूरोप भी, मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान आप यूरोप जा सकते हैं। वो कैसे जा सकते हैं? उसके लिए जो है एग्ज़ाम होता है इधर एक, आपका CGPA अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा जो है आपका वो जो टेस्ट है उसमें आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। तो उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है, तो वो आपको यूनिवर्सिटी ही भेजती है। उसमें जो है यूनिवर्सिटी आपको मंथली पेमेंट भी करती है। आपके जो टिकट्स हैं उनके लिए भी आपको यूनिवर्सिटी पेमेंट करती है। आपके जो रिहाइश है वो सारा कुछ गवर्नमेंट आपको एक मिकदार में पैसे देती है, जिससे आप वो सारा काम कर सकते हैं। यूरोप जाना, वीज़े के लिए भी आपको उसमें बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती अगर आप उधर सेमेस्टर एक्सचेंज पे जा रहे हैं तो। और बैंक स्टेटमेंट भी नहीं मांगते, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी एक लेटर बना के देती है कि हम फंडिंग दे रहे हैं, फंडिंग आपकी इधर से हो रही होती है। ठीक ठीक, काफ़ी मज़ा आया जी आपके साथ बात करके, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। और मुझे तो काफ़ी यानी कि ऐसी नई चीज़ें खुद भी पता लगी जो मुझे पहले नहीं मालूम था यहाँ पर। उम्मीद है देखने वाले जो हैं वो उनको मज़ा भी आएगा। जो यंगस्टर हैं उनके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है उसमें, जो जॉब का ख्वाब लेकर इधर आते हैं। स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, साथ भाई ने जो है वो डिटेल में बताया। और बिज़नेस वालों के लिए भी इसमें इन्फॉर्मेशन है, जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या होता है। एक बार इनका हम फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने कीमती वक्त निकाला
और हमें टाइम दिया। उम्मीद करते हैं दोबारा जब मुलाकात होगी तो आपसे मज़ीद जो है वो इंफॉर्मेशन इस्तांबुल के अलावा तुर्की के जो दीगर शहर हैं उस हवाले से भी लेंगे, इंशाल्लाह देंगे जी इंफॉर्मेशन। जी जी इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप लोग तक जो है वो पहुँच सकें।